आज दिन भर धूप नहीं निकला है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से सभी परेशान हैं। राम कृपाल, जो गांव का पुराना जमींदार भी है, अंगीठी के पास बैठा बैठा गहरी सोच में है, डूबा हुआ है। आज उसके मन में कुछ अलग तरह के विचार आ रहे हैं। वो मन ही मन में अपने दोनों बेटों, जय जो कि उसका बड़ा बेटा है और विजय जो उसका छोटा बेटा है, के भविष्य के विषय में सोच रहा था। आज उसके मन में अपनी दिवंगत पत्नी से संबंधित सभी घटनाएं, मृत्यु से लेकर अब तक की सारी घटनाएं एक एक कर उसके दिमाग में घूम रही थी कि कैसे उसने अपने दोनों बेटों को माँ और पिता दोनों का प्यार देकर अब तक संघर्ष किया है। अब जय का बेटा रोहन एवं विजय का बेटा मोहन, जिसे सब प्यार से मोनू पुकारते थे, वो भी क्रमशः 12 और 10 वर्ष के हो चुके हैं। वो अभी इन्हीं सब विचारों में खोया हुआ था, तभी बड़ी बहू की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटती है। वो देखता है कि उसकी बड़ी बहू चाय लेकर उसके पास खड़ी है और उसे बड़ी देर से बाबूजी बाबूजी की आवाज़ लगा रही थी। राम कृपाल चाय लेता है और उसे पीने लगता है। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति उसकी खैरियत पूछने उसके घर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से जमींदार स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण घर से बाहर नहीं गया था। जमींदार अपनी बड़ी बहू को आवाज़ देता है कि बहू, कुछ चाय और बना लो। सभी लोग आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही बड़ी बहू चाय के साथ पकौड़ियाँ भी ले आती है। सभी लोग गरम गरम पकौड़ी और चाय का आनंद लेते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कब रात के 8 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। जैसे ही एक बुजुर्ग की नज़र सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ गई तो उसने कहा, जमींदार जी, अब आप हमें आज्ञा दें चलने की। काफ़ी समय हम लोगों ने आपका ले लिया। इस पे जमींदार ने कहा, कोई बात नहीं, आजकल कहाँ किसी के पास इतना वक्त है कहीं बैठने का। आप लोगों के यहाँ आने के लिए और मेरे लिए इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। राम कृपाल अब बूढ़े हो चुके हैं। शायद उन्हें अब ये आभास भी होने लगा है कि अब उनके गिनती के दिन शेष रह गए हैं। सभी के जाने के बाद उनके बेटे पिता जिम्मेदार के पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी जिम्मेदार ने अपने दोनों बेटों से कहा कि बच्चों, मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूँ। तुम्हारा और मेरा साथ अब और ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, इसलिए मेरी अंतिम इच्छा ये है कि तुम दोनों भाई जैसे अब तक राम और लक्ष्मण की तरह रहते आए हो, ऐसे ही आगे भी तुम्हारा प्यार बना रहे। तुम दोनों के बीच में कभी भी किसी बात को लेकर आपस में मतभेद ना हो, इसलिए मेरी सारी संपत्ति का आधा आधा बंटवारा तुम दोनों भाई में मेरे सामने ही कर लो। पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई व्याकुल हो उठे और पिता के पास आकर उनके दोनों हाथ पकड़कर रोने लगे। और रोते हुए बड़ा बेटा जय कहने लगा कि पिताजी, आपने हमें बचपन से लेकर आज तक माँ की कमी कभी भी खलने नहीं दिया और आज आप भी हमें छोड़ने की बात कह रहे हैं। पिताजी, हम लोग आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को गले लगाते हुए जिम्मेदार ने कहा, बेटा, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। पहले मैं भी यही समझता था कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं दोनों बेटों की परवरिश अच्छे से कर भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने जाने के बाद भी मुझे जीने का साहस देती रही और आज मेरे दोनों बेटे बहुत ही होशियार हो गए हैं। अब मैं आराम से जाकर तुम्हारी माँ से कह सकूंगा कि मैंने तुम्हारे दोनों बेटों, बहुओं और दोनों नातियों को हंसता खेलता छोड़ के आया हूँ। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम दोनों भाई मेरे सामने ही सारी संपत्ति के 2 हिस्सों में अभी बांट लो। पिता को बार बार जिद करता देख दोनों भाई ने कहा, पिताजी, अगर आपकी इच्छा यही है
तो आप ही बंटवारा कर दीजिए। आप जिसको जो दे देंगे वो आपका दिया हुआ प्रसाद समझ कर रख लेगा। पिता ने दोनों बेटों को आधी आधी संपत्ति बांट दिया और दोनों बेटों ने उसे सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दोनों भाई पिता को दवा देकर उनके पास बैठकर खेत में फसल की स्थिति पर बात करते हैं। इस प्रकार बात करते करते काफ़ी रात हो जाती है। पिताजी ने दोनों बेटों को कहा कि जाओ, अब तुम लोग भी सो जाओ, सुबह अपने अपने काम पर भी तो जाना है। इसके बाद पिता के पैर छूकर दोनों बेटे अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह जय बड़ा बेटा पिताजी के पैर छूने उनके पास आता है तो देखता है कि पिताजी के हाथ पैर ढीले पड़ चुके हैं, उनकी सांसें रुक चुकी हैं और वो अंतिम यात्रा पर निकल चुके थे। जय पिता की इस स्थिति को देखकर उनसे चिपक कर जोर जोर से रोने लगता है। बड़े बेटे के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर सारा परिवार इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर में कई पड़ोसी भी आ जाते हैं। पड़ोस के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों ने दोनों बेटों को दिलासा दिया और आगे क्रियाकर्म की तैयारी करने को कहा। दोनों बेटों ने मिलकर पिता के क्रियाकर्म आदि सब विधि विधान से संपादित किया। पिताजी के गुजर जाने के कुछ दिनों बाद छोटे बेटे विजय की पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों ना हम लोग अपने गांव की संपत्ति को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लेते हैं और शहर में रहने से मोनू की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। विजय ने कहा कि इसके लिए बड़े भैया से भी पूछना पड़ेगा। इस पर पत्नी ने तुनक कर कहा कि बड़े भाई क्यों चाहेंगे कि आपका बेटा शहर के अच्छे स्कूल में पढ़े? वो तो यही चाहेंगे कि हमारा मोनू भी उनके बेटे रोहन की तरह गांव के छोटे स्कूल में पढ़े। मोनू को भी गांव का स्कूल पसंद नहीं है। आज जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके बेटे भी शहर में पढ़ रहे हैं और हम लोग इतने बड़े जिम्मेदार होते हुए भी अपने बच्चों को शहर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस प्रकार पत्नी और बेटे की जिद को देखकर विजय ने कहा, ठीक है, कल सुबह बड़े भैया से बात करके देखते हैं, अगर वो कहेंगे तभी शहर चलने की सोचेंगे। इतना कहकर वो सो गया। सुबह जब उठा तो पत्नी फिर से टेप रिकॉर्ड की तरह वहीं से बजना शुरू हो गई जहां से रात में बंद हुई थी। विजय कमरे से निकलकर बड़े भाई के पास जाकर बैठ जाता है और बहुत ही संकोच के साथ भाई से पत्नी वाली बात कह देता है। जय छोटे भाई की बात सुनकर प्रसन्नता पूर्वक कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मोनू का मन शहर के स्कूल में पढ़ने का है तो उसे शहर में अवश्य पढ़ाएंगे। छोटे भाई ने कहा कि लेकिन मेरे हिस्से की जमीन जायदाद इतनी जल्दी कैसे बिक पाएगी? बड़े भाई ने कहा, अरे पगले, मोनू को पढ़ाने के लिए पूर्वजों की संपत्ति बेचने की क्या आवश्यकता है? मोनू को तो हम दोनों भाई मिलकर शहर में पढ़ा ही सकते हैं। इतने में विजय की पत्नी बोल उठी, भाई साहब, हम लोग सोच रहे हैं कि शहर में ही जाकर बस जाएं। जब यहाँ रहना ही नहीं तो यहाँ संपत्ति रखने का क्या फ़ायदा? बड़े भाई को अब सब समझ में आ गया कि अब कुछ भी समझाने से कोई भी फायदा नहीं। इन लोगों ने शहर जाने का मन पूरी तरह से बना लिया है। अतः उसने विजय से कहा कि आज जरा गांव में जाकर जमीन के भाव पूछाना कि इस समय गांव की जमीन का क्या भाव चल रहे हैं, लेकिन ये किसी से मत बताना कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बड़े भाई ने कहा था। उसने जाकर गांव में कई लोगों से जमीन के भाव पूछा और घर वापस आ गया और घर आकर पत्नी को सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी ने तुरंत पेन और कागज़ लेकर अपने हिस्से की पूरी संपत्ति का हिसाब लगा लिया और पति को बताया कि हमारी पूरी संपत्ति लगभग 70 लाख की है। अगर हमें 70 लाख रुपए मिल गए तो इससे हम शहर में अच्छा मकान भी ले लेंगे और मोनू की पढ़ाई भी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो जाएगी। रात में जब बड़ा भाई घर पर आया तो छोटे भाई और उसकी पत्नी को बुलाया और पूछा कि ज़मीन के भाव का पता लगा लिया। इससे पहले कि छोटा भाई कुछ कहता कि उसकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ी और कहा कि भाई साहब, हमारे हिस्से की पूरी संपत्ति 70 लाख रुपए की है। बड़े भाई ने कहा कि आप लोग बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में गया और रुपयों से भरा बैग लेकर बाहर निकला
और छोटे भाई को रुपयों से भरा बैग पकड़ाते हुए कहा कि गिनती कर लेना, पूरे 70 लाख रुपए हैं। छोटे भाई ने कहा कि भैया अभी ज़मीन की रजिस्ट्री तो किया नहीं, तो ये पैसे इतनी जल्दी कहाँ से आ गए? बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारी भाभी के गहने थे, कुछ मेरे पास थे और कुछ लोगों से कर्ज ले लिया। भाई तुझे शहर भी तो जल्दी जाना है, अगर लेट हो जाएगा तो मोनू का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा पैसा इंतजाम कर लिया। रही बात रजिस्ट्री की, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्री में भी रुपए क्यों बर्बाद किए जा रहे? अगर तुम्हारी इच्छा है तो स्टाम्प या किसी सादे कागज़ पे जो लिखना चाहो लिख कर अपनी भाभी को दे देना। छोटे भाई ने कहा कि भैया ये तो गलत बात है, आप रजिस्ट्री जरूर करवा लो। रही बात रुपयों की, तो इन्हीं रुपयों में से रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े भाई ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने कहा है बस उतना कर दो। विजय ने अगले दिन तहसील से एक स्टाम्प लाकर सब कुछ उसमें लिखकर अपनी और अपनी पत्नी और बेटे सभी के हस्ताक्षर अंकित कर स्टाम्प भाभी को देकर शहर चला गया। विजय ने शहर में आकर एक अच्छा सा मकान खरीद लिया और मोनू का नाम भी एक अच्छे स्कूल में लिखा दिया। खुद भी एक कंपनी में अच्छे पद पर काम करने लगा। अब उसकी ज़िंदगी खूब ऐशो आराम से बीतने लगी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन बड़े भाई जय शहर में किसी काम से आए तो सोचा कि क्यों ना विजय से भी मिलता चलो। 2 वर्ष हो गए, उसका कोई हाल नहीं मिला है और मोनू को भी देखने की बहुत इच्छा हो रही है और इस समय गर्मी भी बहुत है। इसी बहाने थोड़ा समय भी विजय के घर पर बीत जाएगा और फिर शाम वाली बस से गांव वापस चला जाऊंगा। यही सब सोचकर जय बड़ा भाई अपने छोटे भाई के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास बहुत अधिक लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब कहीं पानी नहीं पीऊंगा, अब तो पानी मोनू के हाथ से ही पीऊंगा। इसलिए उसने रास्ते में कहीं एक गिलास पानी भी नहीं पिया। जैसे ही वो विजय की कॉलोनी में प्रवेश किया, विजय की पत्नी ने कहा कि अरे बड़े भैया यहाँ क्यों आ रहे हैं? उसने मन में सोचा कि कहीं इस वर्ष बारिश कम हुई है और फसल सब सूख गई है, इसलिए परेशान होंगे और हमारे पास कुछ मांगने के लिए आए होंगे। वो जल्दी जल्दी छत से नीचे उतरी और नीचे आकर अपने बेटे मोनू से सारी बात बताई कि बड़े भैया आ रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ मांगने आए होंगे। चलो चुपचाप सब सो जाते हैं, हम लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे तो थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाकर वापस लौट जाएंगे। थोड़ी देर में जय बड़े भैया विजय के मकान के पास आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और मोनू मोनू पुकारते पुकारते उसका गला भी सूख रहा था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी किसी की आवाज़ अंदर से नहीं आई और ना ही कोई दरवाज़ा खोलने आया। तो बड़े भाई ने सोचा कि शायद सभी लोग इस समय सो रहे होंगे, नहीं तो अब तक मोनू तोड़कर मेरे पास आ जाता। मैं ही गलत समय पर आ गया हूँ, इस समय उन्हें सोते में उठाना ठीक नहीं होगा। ये सब सोचकर वो गांव जाने के लिए मुड़ता है तो उसकी नज़र कॉलोनी के अंदर लगे हैंड पंप पर जाती है। जय ने कॉलोनी के हैंड पंप से अपनी प्यास बुझाई और गांव वापस चला गया। रात में जब विजय ऑफिस से घर आया तो मोनू उससे खूब मज़े लेकर सारी बातें बताने लगा कि आज ताऊ जी घर पर आए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन मैंने और मम्मी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला और वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाए और उसके बाद गांव वापस चले गए। इतना सुनकर विजय अपनी पत्नी और बच्चे के ऊपर चीख उठा कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़े भैया बाहर से पुकारते रहे और तुम लोगों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। पत्नी भी उल्टा पति के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा कि गांव में पड़े रहने के लिए हम लोगों ने तो ही नहीं कहा था, वो लोग अपनी खुशी से गांव में हैं तो कष्ट भी अकेले भुगतें, हमें कष्ट देने क्यों शहर में आ गए? हमारे पास इतने रुपए नहीं है कि हम सभी की मदद करते रहें। विजय खून का घूंट पीकर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया और इधर माँ बेटे भी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इस प्रकार धीरे धीरे कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब तो मोनू की शादी भी हो चुकी है और उसे एक बेटा भी है। सभी उसे प्यार से पिंटू बुलाते हैं।
विजय भी अब स्वास्थ्य की वजह से ऑफिस जाना बंद कर दिया है। मोनू अब एक बड़ी कंपनी का मैनेजर है। अब वो बहुत अच्छा वेतन पा रहा है। अब सब कुछ बदल चुका है। केवल एक घर ही है जो अब भी पुराना है। वो अब भी ओल्ड फैशन का हो चुका है। मोनू की पत्नी बार बार नया मकान लेने की जिद करती है। मोनू ने एक दिन पत्नी की बात से तंग आकर नया मकान लेने का विचार करके अपने पिताजी और माताजी के पास गया और कहने लगा कि पिताजी, अब ये घर छोटा पड़ रहा है, क्यों ना हम लोग इसे बेचकर एक बड़ा मकान ले लेते हैं। इस मकान को बेचने से कुछ रुपए मिल जाएंगे और कुछ कम पड़ेगा, वो मैं अपनी नौकरी पर लोन लेकर चुका दूंगा। माता पिता ने बेटे की बात मान ली और कहा कि बेटा, रहना तुम्ही लोगों को है, हम लोगों का समय तो व्यतीत हो चुका, जैसा चाहो वैसा करो। पिता की सहमति मिलते ही मोनू ने तुरंत एक नया मकान बुक करवा दिया और बहुत जल्द पुराने मकान को बेचकर नए मकान में प्रवेश कर लिया। विजय और उसकी पत्नी जब नए मकान में पहुंचे तो उनकी बहू और नाती ने नए घर का एक एक कमरा दिखाना शुरू किया और सभी कमरों में क्या रहेगा वो भी बताते जा रहे थे। जब सारा मकान दिखा दिया तो दादी माँ ने पिंटू से कहा, पिंटू बेटा, आपने सारा मकान तो दिखा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारे दादा और दादी का कमरा कौन सा है। ये सुनते ही पिंटू तुरंत बोल पड़ा कि आप लोगों के लिए तो मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ा घर देखा है जिसमें ढेर सारे कमरे हैं और उसमें सभी के दादा दादी रहते हैं। मेरे एक दोस्त के दादा दादी वहीं पर रहते हैं। हम लोग कल ही वहाँ गए थे आप लोगों के लिए नया मकान देखने। पिंटू के इतना कहते ही पिंटू की मम्मी बहू का सर शर्म से झुक गया। अब वो अपने ससुर और सासू माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। इसकी खीज मिटाने के लिए वो पिंटू को पीटते हुए दूसरे कमरे में लेकर चली गई। विजय और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर मन ही मन अपने आप को सांत्वना देने लगते हैं कि उनकी दशा एक स्थिति प्रज्ञ की तरह हो चुकी थी। उनको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। किसी तरह दिन बीत गया। रात में दोनों की इच्छा जी भरकर रोने की कर रहे थे, लेकिन पत्नी शर्म के कारण पति के सामने नहीं रो पा रही थी और पति गुस्से के कारण अंत में विजय ने अपने आप को समझाते हुए पत्नी से कहा कि अब तुम्हें अपने किए की याद आ रही होगी, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अब स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी है, अतः कल सुबह होते ही घर से चलने की तैयारी कर लो। सुबह होते ही अपने आप निकल चलते हैं, नहीं तो बेटा और बहू चुपचाप छोड़ आएंगे तो ज़्यादा अपमानजनक होगा। इतना कहकर विजय दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया था। रात भर दोनों से किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हो गए। विजय ने बेटे के साथ चाय पिए बेटे से कहा कि मोनू, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन पड़ोस वाले शर्मा जी इस समय जहाँ पर रह रहे हैं उनके पास घूम आते हैं। सुना है वहाँ पर लोगों की बहुत सेवा होती है और उन लोगों को वहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। बेटा तू भी ले चल, कुछ दिनों के लिए हमें वहाँ छोड़ आओ। इतना सुनते ही बेटा और बहू मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बिना मांगे ही ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया। मोनू ने पत्नी से कहा कि जल्दी से माँ और पिता के लिए भोजन तैयार कर दो। मैं ऑफिस जाते वक्त इन लोगों को शर्मा जी वाले अपना घर में कुछ दिनों के लिए छोड़ आऊँगा। पत्नी भी खुश होकर भोजन में कई तरह की चीज़ें बनाकर ले आई और सभी लोगों ने एक साथ भोजन किया। आज बहुत दिनों बाद घर में इतनी खुशी का माहौल एवं खाने में स्वाद मिला था। भोजन करने के उपरांत मोनू चौराहे से जाकर एक ऑटो बुक कराता है और माँ और पिताजी से कहता है कि आज मेरी एक बहुत आवश्यक मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊँगा आप लोगों को छोड़ने। इस रिक्शे वाले को सब कुछ समझा दिया है, ये आप लोगों को शर्मा जी वाले अपना घर में छोड़ आएंगे। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इस ऑटो से चले जाएंगे। इतना कहकर वो लोग ऑटो में जाकर बैठ गए। बहू ने तुरंत बैग उठाकर ऑटो के अंदर रख दिया। माँ और पिता के पैर छूकर भी कहा
कि हम लोग आप लोगों से बहुत जल्द मिलने आएंगे। बेटे ने कहा कि पिताजी, मीटिंग समाप्त होते ही मैं आप लोगों से मिलने आ जाऊंगा। विजय और उसकी पत्नी के चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। वो लोग बार बार पिंटू को प्यार कर रहे थे। उनके इस व्यवहार से स्पष्ट दिख रहा था कि उनकी इच्छा अपना घर में जाने की बिल्कुल ही नहीं थी, किंतु वो लोग मजबूर थे। जाने से पहले दादा दादी ने अपने नाती को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात ऑटो वाले ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ चल दिया। घर से कुछ दूर निकलने पर दोनों पति पत्नी एक बार फिर गमों की दुनिया में गोते लगाने लगते हैं। लगभग 45 मिनट बाद ऑटो के बंद होते ही दोनों अपने गमों की दुनिया से बाहर आते हैं और विजय कहता है कि भाई, आ गया क्या अपना घर? ड्राइवर ने जवाब दिया, जी साहब, आ गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ऑटो से उतरकर अपना घर का स्वागत कक्ष पर पहुंचते हैं। ड्राइवर भी बैग लेकर दोनों को स्वागत कक्ष पर तक छोड़ने आता है और उसके बाद दोनों पति पत्नी से विदा लेकर ये बड़बड़ाते हुए कि क्या ज़माना आ गया है, वो चला जाता है। विजय और उसकी पत्नी जब स्वागत कक्ष पर पहुंचे और उन्होंने अपना नाम बताया तो स्वागत कक्ष वाले ने तुरंत जवाब दिया, जी अंकल जी, आपका नाम पहले से ही लिखा हुआ है, आप लोग अंदर चले जाइए, वहाँ आपको विस्तार से बिठा दिया जाएगा। सब कुछ दोनों पति पत्नी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कुछ कहना चाहकर भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह पा रहे थे। उसके कुछ देर बाद अपना घर का इंचार्ज आ गए। उन्होंने दोनों का अपना घर वृद्धाश्रम के नियमानुसार स्वागत किया और वहां पर उपलब्ध सभी सुविधाओं से अवगत कराया। इसके पश्चात दोनों पति पत्नी अपने अपने कक्ष की ओर चले गए। इस प्रकार जय और उसकी पत्नी को वृद्धाश्रम में रहते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। मोनू और उसकी पत्नी ने आज तक अपने वृद्ध माँ बाप की कोई खबर नहीं ली। एक दिन अपना घर के सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे। सभी लोग आपस में खुश होकर कुछ बातें कर रहे थे। विजय ने सब लोगों को इतना खुश कभी नहीं देखा था। उसने कौतूहल बस अपने एक साथी से पूछा कि आज सभी लोग इतना खुश क्यों हैं। इस पर उसने कहा कि कल एक बड़े अधिकारी के पिताजी का जन्मदिन है। वो अधिकारी पिछले कई वर्षों से इस वृद्धाश्रम में आकर अपने पिता के हाथों 5 स्टार होटल का खाना एवं सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ उपहार अवश्य बांटते हैं। वही अधिकारी और उनके पिता कल फिर इस आश्रम में आ रहे हैं, इसीलिए सभी इतने खुश हैं कि पूरे वर्ष में एक बार हम लोगों को 5 स्टार होटल को भोजन बड़े प्यार और अपनापन के साथ नसीब होता है। इतना सुनकर विजय के आंखों में आंसू आ जाता है और वो फिर से अपने बेटे मोनू के विषय में सोचने लगता है। दूसरे दिन सभी वृद्धाश्रम के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। सुबह 9 बजे ही वो बड़ा अधिकारी और उनके पिता एक बड़ी गाड़ी में ढेर सारे भोजन के पैकेट और गिफ्ट लेकर आ गए और वो लोग सबसे पहले 1 नंबर वाले कमरे में प्रवेश करते हैं और सभी से राम राम कहकर बहुत ही विनम्रता पूर्वक खाने का और गिफ्ट का पैकेट देने लगे। 1 नंबर कमरे के सभी लोगों को खाने का पैकेट बांटने के बाद जब वो लोग 2 नंबर वाले कमरे में आते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात विजय से होती है। विजय सर नीचे करके बैठा हुआ था। अधिकारी के पिता ने जैसे ही उससे राम राम कह के खाने एवं गिफ्ट का पैकेट पकड़ाने लगा, विजय आवाज़ सुनकर चौंक उठता है और उसकी नज़र तुरंत अधिकारी के पिता के चेहरे पर गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक उठते हैं और विजय का चेहरा शर्म से नीला पड़ जाता है और उसकी इच्छा उसी समय जमीन में गड़ जाने की हो रही थी। अधिकारी के पिता के आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ती है। वो बड़ा अधिकारी भी पिता के साथ साथ हाथ जोड़कर रोता जा रहा था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद उसका सगा चाचा था। बड़े भाई ने रोते हुए विजय को अपने गले से लगा लिया और कहा कि विजय, तू यहाँ पर है? तूने मुझे कभी बताया भी नहीं। अरे पागल, तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपने बड़े भाई को एक बार याद तो कर लेता। अरे तेरा गांव में सब कुछ आज भी वैसा ही है जैसा तू छोड़ कर आया था। तेरे हिस्से की जमीन, बाग, घर, सब पर आज भी तेरा ही नाम है।
इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक आज इस हालत में है। इतना सुनते ही विजय अपने बड़े भाई से चिपककर बच्चों की तरह फपक फपक कर रोने लगा। दोनों भाइयों को इस तरह चिपक कर रोता देखकर पूरा वृद्धाश्रम आंसुओं के सैलाब से डूब गया। काफी देर बाद दोनों भाई सामान्य स्थिति में आते हैं। उसके बाद शेष लोगों को गिफ्ट और खाने का पैकेट जय विजय व उसकी पत्नी के हाथ में से बंटवाता है। विजय की पत्नी, जो किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी, कुछ दूर जाकर अकेले में बैठकर रोने लगती है। रोहन अधिकारी उसके पास खाने का पैकेट लेकर आता है और कहता है कि चाची, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बहुत दिन हो गए हैं आपके हाथों से खाना खाए हुए। आज एक बार फिर मुझे अपने हाथ से खाना खिला दो। इतना सुनते ही चाची रोहन को गले लगाकर और तेजी से रोने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि आज अपने सारी गलतियों को इन्हीं आंसुओं से धो देना चाहती है। इसके बाद रोहन चाची के हाथ से खाना खाता है और अपने हाथ से चाची को खाना खिलाता है। दोनों लोग खाते खाते रोते जा रहे थे। इधर दोनों भाइयों की स्थिति भी कुछ इसी तरह की थी। वो दोनों भाई भी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और दोनों रोते भी जा रहे थे। दो भाइयों का ऐसा प्रेम देखकर वृद्धाश्रम के सभी लोग भाव विभोर होकर रोने लगते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया में एक भाई ऐसा भी है। इस प्रकार भोजन करने के बाद जय ने अपने बेटे से कहा कि जाओ चाचा चाची के बैग उठाकर ले आओ और जो भी वृद्धाश्रम की कागजी कार्रवाई हो उसे पूरा करो। रोहन तुरंत जाकर वृद्धाश्रम की कार्रवाई पूर्ण कर चाचा चाची के बैग लाता है और उन्हें गाड़ी में रखवा देता है। विजय और उसकी पत्नी शर्म की वजह से अब गांव नहीं जाना चाहती, लेकिन विजय के लिए बड़े भाई का आदेश आज की ब्रह्मवाक्य था। वो चाहकर भी बड़े भाई की बात को नहीं काट सका और बड़े भाई के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया और सभी लोग गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचकर विजय देखता है कि वहां अब भी उसका कमरा एवं उसका सारा सामान जैसा छोड़कर गया था वहीं पर वैसा ही रखा हुआ है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़े प्यार से इनकी देखभाल करता रहा है। घर पहुंचते ही उसकी भाभी, जय की पत्नी एवं रोहन की पत्नी और बच्चों ने इस सम्मान के साथ स्वागत किया कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये लोग उनसे कभी दूर ही नहीं हुए थे, वरन हम ही लोग इनसे दूर हो गए थे। उन लोगों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर विजय और उसकी पत्नी हतप्रभ थे और मन ही मन शर्मिंदा भी हो रहे थे। सभी लोगों से इतना प्यार पाकर उन लोगों का जीवन एक बार पुनः खुशियों से महकने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जय अपने बेटे रोहन के साथ अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप कराने गया हुआ था। अस्पताल के अंदर प्रवेश करते ही वो लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी गोद में एक लड़का है, वो एक औरत के साथ डॉक्टर के पास कुछ गिड़गिड़ाते हुए उसके पैर छू रहा था और डॉक्टर उसे मना करते हुए अपने चैम्बर में चला गया। अस्पताल का स्टाफ उस व्यक्ति को पकड़कर गेट के बाहर की तरफ ला रहे थे। जैसे ये सब नहीं देखा जा रहा था, उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ है इस बच्चे को। जैसे ही उस व्यक्ति एवं जय का चेहरा एक दूसरे की तरफ मुड़ता है तो दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जय कहता है कि मोनू बेटा तुम। मोनू जय के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि ताऊ जी, मेरे बेटे को बचा लो, इसके दिल में छेद है, आज ही इसका ऑपरेशन होना है, मेरे पास कुछ रुपए कम हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। जय ने मोनू को शांत कराते हुए कहा कि चुप हो जाओ, अभी हम लोग डॉक्टर से बात करके इसके ऑपरेशन का प्रबंध करते हैं। और सभी लोग डॉक्टर के चैम्बर की ओर चल देते हैं। डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश करते ही डॉक्टर अपनी सीट पर से उठकर कहता है कि आइए सर। इस पर रोहन कहता है कि डॉक्टर साहब, पहले आप मेरे भतीजे के ऑपरेशन की तुरंत प्रबंध कीजिए। डॉक्टर ने कहा, सर यह आपका भतीजा है? इस पर रोहन कहता है कि परिचय का काम बाद में होगा, पहले आप ऑपरेशन की व्यवस्था करिए। डॉक्टर तुरंत अपने सहायक को बुलाकर पिंटू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर पूरी तैयारी करने को कहता है और खुद अन्य डॉक्टरों को तुरंत
अस्पताल में आने के लिए फ़ोन करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी डॉक्टर आ जाते हैं और लगभग 1 घंटे तक पिंटू का ऑपरेशन चलता है। कुछ देर में वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलता है और सभी को ऑपरेशन सफल होने की खुशखबरी सुनाता है। मोनू और उसकी पत्नी एक बार फिर अपने ताऊ और बड़े भाई के पैरों पर गिरकर रोने लगते हैं। जय ताऊ से पूछता है कि मोनू बेटा, तुम तो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? मोनू बताता है कि कंपनी को बहुत बड़ा घाटा लगने के कारण वो बंद हो गई और मकान का लोन न चुकाने के कारण घर भी बिक गया और हम लोग सड़क पर आ गए और ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हम लोगों ने माँ और पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्हें ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आए। उन लोगों के घर से जाते ही हम लोगों को एक साथ कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा और अंत में आज इस स्थिति पर आ गए हैं। ताऊ जी, हम लोगों को माफ़ कर दो, हम लोग अपने सुख के चक्कर में अंधे हो गए थे। आज माँ और पिताजी पता नहीं वृद्धाश्रम में किस हाल में होंगे। हम लोग कभी उनका हाल जानने भी उनके पास तक नहीं गए। उन्हीं कर्मों का फल आज हम लोग भुगत रहे हैं। इतना कहकर मोनू फूट फूट कर रोने लगा। ताऊ, जय ने कहा, तुमने बहुत गलत किया है अपने माँ बाप के साथ, लेकिन तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसुओं से तुम्हारा पाप कुछ कम अवश्य हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पिंटू को भी होश आ गया। अब सभी लोग बहुत खुश थे। ताऊ, जय ने कुछ रुपए मोनू की जेब में डालते हुए कहा कि बेटा, अब हम लोग गांव जा रहे हैं। रोहन तुम्हारा हाल चाल लेने रोज आता रहेगा। मैं जिस दिन पिंटू डिस्चार्ज होगा उस दिन पुनः आऊँगा। इतना कहकर वो लोग गांव चले जाते हैं। 7 दिन बाद जब पिंटू अस्पताल से डिस्चार्ज होता है तो जय फिर आता है और मोनू और उसकी पत्नी को गांव चलने के लिए कहता है। मोनू कहता है कि ताऊ जी, गांव में तो हमारा अब कुछ भी नहीं है, वहाँ का सब कुछ तो हम लोगों ने काफ़ी पहले ही बेच दिया है, अब किस मुँह से गांव चलूँ? जय कहता है, मोनू तू अब भी हम लोगों को पराया समझता है? मैं तो हमेशा से तुझे अपने रोहन से बढ़कर मानता आया हूँ, क्या तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? इतनी बात सुनकर मोनू अपने ताऊ से लिपट कर रोने लगता है और कहता है कि ताऊ, हम लोग बहुत गलत थे, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस धरती पर भगवान का एक रूप हो, जो हम लोगों के द्वारा इतना गलत व्यवहार करने के पश्चात भी आप हमें अपना मानते हो। जय कहता है कि चुप हो जाओ और चलो गाड़ी में बैठो। सभी लोग गाड़ी में बैठकर गांव आ जाते हैं। गांव में पहुंचकर मोनू देखता है कि उसके माँ और पिताजी पहले से ही घर में मौजूद हैं। मोनू देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाता। जय कहता है कि जाओ अपने माँ बाप के पैर छूकर अपने किए की माफ़ी मांगो। इस पर विजय कहता है कि मेरे पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं। इसके बाद रोहन पिंटू को गोद में लेकर जैसे ही घर में प्रवेश करता है, विजय और रोहन उसकी पत्नी पिंटू की यह हालत देखकर स्वयं को नहीं रोक पाते और सब कुछ भूलकर पिंटू के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ पिंटू बेटा तुझे? इस पर पिंटू दादा और दादी को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरे दिल में छेद था जिसका ऑपरेशन हुआ है, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादा और दादी पिंटू से चिपककर रोने लगते हैं। जय भी उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि विजय, मोनू को माफ़ कर दो, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। भगवान ने तुम्हारे घर से जाने के बाद उसे बहुत दंड दिया है, अब तुम और उसे दंड मत दो। विजय कहता है कि भैया, अगर आपने मोनू को माफ़ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ इनको ना माफ़ करने वाला। इतना सुनते ही मोनू और उसकी पत्नी जय और विजय के पैर पकड़कर बड़ी जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको इस तरह रोता देखकर पूरा घर आंसुओं में डूब जाता है। आज जय बड़ा भाई भी मन ही मन बहुत खुश था, उसे बहुत अधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही थी। आज उसने अपने पिता के सपने को साकार कर दिया और पूरे परिवार को पुनः एक कर दिया और सभी को दिखा दिया कि ऐसा होता है भाई का प्यार। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।